हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो सबसे पहले अपन ये डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर जो थायराइड ग्रंथि है वो आपको यहाँ पर देखिए एच आकृति की दिखाई देगी और इसको हम लोग तितली के आकार की भी बोल सकते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई के जैसी। थायराइड ग्रंथि जो है, जो हमारे श्वास नली जो होती है, जिसको अपन बोलते हैं विंड पाइप या फिर ट्रेकिया। तो जो श्वास नली है, ये देखो आपको, ये श्वास नली है यहाँ पर। तो श्वास नली और जो हमारा जो ध्वनि यंत्र होता है, जिसको बोलते हैं लैरिंक्स, साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स, तो ये हमारा क्या है भाई, यहाँ पर ये वॉइस बॉक्स है। तो इन दोनों के बीच में ये पाई जाती है, एच आकृति की होती है। अगर हम लोग इसको पीछे से अगर देखेंगे तो आप नोटिस करना, ये जो आपको येलो येलो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये है यहाँ पर पैराथायरॉयड ग्रंथि, जो कि थायराइड ग्रंथि के अंदर वो धसी हुई होती है। दूसरा डायग्राम जब आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आसानी के साथ, ये हमारा ट्रेकिया है, ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा जो ध्वनि यंत्र है वो हुआ। और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये एच आकृति की क्या हो गई, हमारे पास में थायराइड ग्रंथि हो गई, ठीक है। सामने से देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा और पीछे से इस तरह से, जिसमें हमने बताया कि ये क्या है, हमारे पास में पैराथायरॉयड ग्रंथि हैं। ओके, यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको दो लोब देखने को मिलेंगे। ये राइट साइड में लोब है और ये लेफ्ट साइड में लोब है। और इन दोनों लोब को आपस में जोड़ने के लिए ये जो बीच में जो संधि है, जो योजक है, इसको बोला जाता है इस्थमस। ओके, अब बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में आगे। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको याद रखना है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है थायराइड ग्रंथि। ओके, तो थायराइड ग्रंथि जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो अभी अपन ने डायग्राम में देखा कि हमारा जो ग्रीवा भाग है, हमारी जो गर्दन है, उसमें जो श्वास नली और जो हमारा ध्वनि यंत्र है, उनके बीच में, यानी कि उनके जोड़ का जो पार्श्व अधर तल है, वहाँ पर ये स्थित होती है। एच आकृति की होती है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कि ये तितली नुमा भी हो सकती है। इसके अलावा हमने बोला था कि यहाँ पर कितने लोब मिलते हैं, दो लोब। तो जो पक्षी और स्तनधारी हैं उनके अंदर दो लोब पाए जाएंगे, जबकि जो रेप्टाइल्स हैं जैसे सांप वगैरह हैं, उनके अंदर केवल एक ही लोब पाया जाएगा। ओके, और इन दोनों लोब्स को आपस में जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? स्थमस। और स्थमस जो है, इसको हम लोग योजी उत्तक भी बोल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग की जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, इसकी उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है। इसकी उत्पत्ति जो है वो एंडोडर्मिस से हुई है। एंडोडर्मिस क्या है भाई? ये एक जनन स्तर है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के जनन स्तर पाए जाते हैं, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस और एक्टोडर्मिस, ठीक है। जब हम भ्रूण अवस्था में होता है तो ये तीनों स्तर पाए जाते हैं, जिनसे कि हमारे शरीर के अलग अलग भागों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अगर भार की बात करें, वजन की, तो 25 से 35 ग्राम तक इसका वजन होता है। और इसका जो साइज है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है बजाय किसके? पुरुषों के। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो थायराइड ग्रंथि है वो एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसमें हार्मोन जो है वो निष्क्रिय अवस्था में क्या होते हैं, संग्रहित किए जाएंगे। तो आपको याद रखना कि थायराइड जो है, इसके अंदर जो हार्मोन होंगे वो निष्क्रिय अवस्था में क्या होंगे, संग्रहित होंगे। इसके अलावा हमने बोला था यहाँ पे कि इनके जो लोब होते हैं, ठीक है, वो योजी उत्तक से क्या होंगे, बने होंगे। और इन योजी उत्तकों की अगर अपन बात करें तो इनके अंदर हमें ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी हुई कुछ पुटिकाएं हमें देखने को मिलेंगी। ओके, और ये जो पुटिकाएं हैं, अगर इनकी बात करें तो ये जो लूज संयोजी उत्तक जो है उसके स्ट्रोमा में क्या होती हैं, फैली हुई होंगी। ये जो हमारे पास जो पुटिकाएं हैं, इन पुटिकाओं की जो दीवार है वो घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं से बनी होती है। घनाकार मतलब क्यूब के आकार की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अगर हम बात करें इन पुटिका की गुहाओं के बारे में, तो ये जो पुटिका की गुहाएं हैं, इनके अंदर हमें थायरोग्लोबुलिन पाया जाता है। ओके, जिसको हम लोग थायरोनिन भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो थायरोग्लोबुलिन है ये ग्लाइकोप्रोटीन का होता है और ये एक आयोडीन युक्त कोलोइडी पदार्थ होता है। तो याद रखना, थायरोग्लोबुलिन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित होता है, जिसको थायरोनिन भी बोला जाता है, और ये आयोडीन युक्त कोलोइडी पदार्थ है, ठीक है।
पुटिका कोशिकाएं जो हैं, इनके अलावा हमें यहाँ पर पैरापुटिका कोशिकाएं भी देखने को मिलती हैं, जिनको पैराफोलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाएंगी भाई? जो हमारे पास में पुटिका हैं, उन पुटिका की जो आधार झिल्ली है उनके बीच में हमें ये देखने को मिलेंगी। और इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन वो आपको ये पूछा जाएगा यहाँ से कि जो पैरापुटिका कोशिकाएं हैं ये किसका स्रावन करती हैं? तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है उसका क्या करती हैं? ये स्रावन करती हैं। ओके, ये डायग्राम आप देखें यहाँ पर, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ये जो आपको तीन यहाँ पर जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये वाली, ये और ये, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं पुटिका कोशिकाएं। ओके, और इन पुटिका कोशिकाओं के बिल्कुल सेंटर पार्ट में अगर आप देखोगे, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर ये, ठीक है, ये वाला रीजन जो है पूरा, इनके अंदर हमें क्या मिलते हैं भाई? यहाँ पर थायरोग्लोबुलिन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये बाहर की तरफ जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये, ठीक है, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं पैरापुटिका कोशिकाएं, जो कि कैल्सिटोनिन का क्या करती हैं? स्रावन करती हैं। ओके, तो ये पुटिकाएं हैं, और इन पुटिकाओं के अंदर जब आप ये छोटे छोटे कोशिकाएं देखेंगे तो इन छोटी छोटी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? पुटिका कोशिकाएं। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो थायराइड ग्रंथि है वो कौन कौन से हार्मोन क्या करेगी? स्रावित करेगी। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारे पास में दो तरह की कोशिकाएं हैं, पुटिका कोशिका और पैरापुटिका कोशिका। ये जो पैरापुटिका कोशिका है ये कैल्सिटोनिन का क्या करती है? स्रावन करती है, जिसका काम क्या होता है कि हमारे हड्डियों में कैल्शियम का क्या करना? जमाव करना और हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। जबकि पुटिका कोशिकाएं जो हैं ये T3 और T4 हार्मोन का स्रावन करती है। जो T3 है इसका फुल फॉर्म है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और जो T4 है इसको बोलते हैं अपन लोग थायरोक्सिन। ओके, तो याद रखना आपको कि थायरोक्सिन एक्चुअली किसको कहा जाता है? T4 को, और ये जो थायरोक्सिन है T4 है इसका फुल फॉर्म है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ओके, अगर बात करें हम लोग पुटिका कोशिकाओं की तो 80% जो है हमें T4 मिलेगा। श्रावण की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो याद रखना T4 का श्रावण ज़्यादा होता है बजाय T3 के, और प्रभाव के हिसाब से अगर अपन बात करें तो T3 जो है वो T4 से 4 गुना अधिक प्रभावशाली होती है। ओके, और ये जो T4 है वो T3 में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। कब होगा? जब ये उत्तकों में पहुंचेगा। तो उत्तकों में पहुंचने पर T4 जो है वो T3 में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है। ओके, इसके अलावा आपको याद रखना बिल्कुल कि जो T4 है हमारे पास, जो थायरोक्सिन है, ये एक टायरोसिन अमीनो अम्ल जो है उसका क्या होगा भाई? ये व्युत्पन्न होगा। ओके, इसके अलावा T3 और T4 का अगर अपन अनुपात अगर देखें इनके अणुओं का, तो जहाँ पर एक हमें अणु T3 का मिलेगा वहाँ पर हमें 14 हमें क्या मिलेंगे भाई? T4 के अणु हमें देखने को मिलेंगे। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है E.C. कैंडाल। इन्होंने सबसे पहले जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसको क्रिस्टलीय अवस्था में प्राप्त किया था। दूसरे साइंटिस्ट है हैरिंगटन एंड बार्बर, जिन्होंने थायरोक्सिन हार्मोन की आणविक संरचना का अध्ययन किया था। ओके, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है अब इसके कौन कौन से कार्य होंगे तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में जो ऑक्सीकारी मेटाबॉलिज्म होता है, जो ऑक्सीकारी उपापचय होता है, ये उसको बढ़ाते हैं। और जब ऑक्सीकारी उपापचय हमारे शरीर में होता है तो ऊर्जा के उत्पादन में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसको हम लोग कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कह सकते हैं, बिकॉज इसकी वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। दूसरा इसका काम बात करें अपन यहाँ पे तो ये हमारा जो उपापचय है, शरीर का मेटाबॉलिज्म है, उसको भी बढ़ाता है। ओके, और कैसे बढ़ाएगा भाई? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे शरीर में, जिनको अपन क्या कहते हैं? कोशिकाओं का पावर हाउस भी बोलते हैं, तो उनकी संख्या को ये बढ़ा देता है जिससे कि उपापचय भी बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हमारा मस्तिष्क है, रेटिना, टेस्टिस, वृषण, फेफड़े, लंग्स और जो स्प्लीन, जिसको प्लीहा भी बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को नहीं बढ़ाता है। ओके, तो जब जब हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो यहाँ पर एक शब्द यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो क्या काम करेगा? हमारे BMR जो है उसको नियंत्रित करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण अगर हमारे शरीर से ज़्यादा स्रावित अगर होता है तो BMR बढ़ जाएगा, और अगर स्रावण अगर कम होगा तो BMR क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करते हैं।
इसका काम है जो हमारे शरीर में जो हम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, ये उनकी उपापचय का क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। महिलाएं जो हैं उनमें जो मासिक चक्र होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसका भी क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। इसके अलावा हमारे शरीर की जो मानसिक, शारीरिक और जो लैंगिक वृद्धि होती है, उनको क्या करता है, ये प्रेरित करता है। हमारे शरीर की जो हार्ट बीट होती है उसको भी ये नियंत्रित करेगा। और साथ ही साथ में जो बीटा कैरोटीन होता है, जिससे कि विटामिन ए का निर्माण होता है, ये उसको भी क्या करता है, प्रेरित करेगा। तो विटामिन ए के निर्माण को भी क्या करेगा, प्रेरित करेगा। इसके अलावा जो डीएमिनेशन या फिर जो यूरिया का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को भी क्या करेगा, ये प्रेरित करेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर जो है अमोनिया जो है, जिसको NH3 से लिखते हैं, उस अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया जो है वो हमारे शरीर में नुकसानदायक हो सकता है और बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है अमोनिया, जो कि हमारे अंगों को भी डैमेज कर सकता है। तो हमारा जो लीवर है, उस लीवर के अंदर अमोनिया को यूरिया में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। और यूरिया जो है वो कम घातक होता है बजाय किसके, अमोनिया के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और अमोनिया का यूरिया में जो परिवर्तन होता है ना, इस चक्र को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्निथीन चक्र। तो अमोनिया का यूरिया में जो कन्वर्जन होगा उसको हम कहते हैं ऑर्निथीन चक्र कहते हैं। ओके, अगला इसका जो फंक्शन है वो है कि ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको प्रेरित करता है। अब ये क्या होते हैं भाई, तो सुनना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है कि जो ग्लाइकोजन जो है, जो कि हमारे शरीर में एक संचित भोज्य पदार्थ होता है, जिसका संचय किसमें होता है, लीवर में। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है, जो लीवर में होता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का निर्माण करना, लेकिन ये जो ग्लूकोज का निर्माण होगा वो बिना किसी कार्बोहाइड्रेट के होगा। यानी कि जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि जो अमीनो अम्ल हैं, ठीक है, प्रोटीन है, जो कि क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो वसा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, इनसे अगर ग्लूकोज का निर्माण अगर होता है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अगला जो इसका फंक्शन है वो है कि जो मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है उसमें ये कायांतरण को क्या करेगा भाई, प्रेरित करेगा। कायांतरण का मतलब है कि ये जो हमारे पास लार्वा अवस्था है, उस लार्वा अवस्था को ये वयस्क अवस्था में क्या करता है, परिवर्तित करता है। अगर आयोडीन की कमी हुई तो जो लार्वा अवस्था है ये वयस्क अवस्था में क्या नहीं हो पाएगा, परिवर्तित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इसका फंक्शन है पीडोजेनेसिस, जिसको नियोटिनी भी कहते हैं। यदि आयोडीन की कमी अगर होती है तो जो एम्बाइस्टोमा या फिर जो नेक्ट्यूरस है, इनके जो लार्वा हैं, इन लार्वा में कायांतरण नहीं होगा। तो जो लार्वा अवस्था है ये उसी अवस्था में बने रहेंगे और लार्वा अवस्था में क्या करेंगे, ये जनन करेंगे, जिसको बोला जाता है पीडोजेनेसिस या फिर नियोटिनी। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसकी अगर कमी हो जाए तो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होंगे। थायरोक्सिन की जब कमी होती है तो उसको बोला जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसके अंदर सबसे पहला जो रोग है उसको अपन बोलते हैं गेंगा रोग, जिसको गलगंड रोग भी बोला जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सामान्य गोइटर भी बोलते हैं, या फिर सामान्य गलगंड या फिर गेंगा रोग कहते हैं इसको। क्या होगा भाई, इसमें इसमें आयोडीन की कमी होती है, आनुवांशिक नहीं होता ये। पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो जल है और मिट्टी है उनमें आयोडीन की कमी जो है हो जाने के कारण ये होता है। और इसको हम लोग एंडेमिक घेंगा रोग भी कहते हैं। और यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो गर्दन है, यहाँ पर देखो, आप नोटिस करो कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक फुलावट हमें दिख रही है कि यहाँ पे, तो गर्दन में यहाँ पर सूजन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो रोग है जिसको अपन बोल देंगे मिक्सिडीमा या फिर इसको बोला जाता है गर्ल्स रोग। ठीक है, ये कब होगा भाई, ये जो वयस्क होते हैं उनमें अगर थायरोक्सिन का अगर अल्प स्रावण अगर होता है तो उसकी वजह से होगा। इसकी वजह से जो है क्या होगा भाई, समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। रोगी जो है वो आलसी व सुस्त हो जाएगा। और महिलाओं में हमें एमिनोरिया देखने को मिलेगा, यानी कि महिलाओं में मासिक चक्र जो आता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो नहीं आएगा, उसकी कमी होगी। और इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो बाल हैं मिक्सिडीमा रोग के जो प्रसन है, उनके अंदर बाल जो हैं वो ड्राई होंगे और बाल जो हैं वो झड़ने लग जाएंगे। और
ये जो आप देख रहे हो आँख के जो चारों तरफ जो है ना आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, सूजन हमें देखने को मिलेगी। और जो फेस है वो पफी फेस होगा, जिसकी स्किन जो है वो ड्राई होगी, ठीक है, थोड़ा सा फूला हुआ होगा चेहरा। ओके, तो ये हो गया मिक्सिडिमा या फिर गल्स रोग। तीसरा जो रोग है जो कि थायरोक्सिन की कमी से होता है, जिसको बोला जाता है जड़ वामनता या फिर क्रेटिनिज्म। ये जो रोग है ये गर्भावस्था के दौरान अगर थायरोक्सिन हार्मोन का अल्प स्रावण अगर हो जाए तो उसके कारण होता है। और इसमें जो गर्भस्थ शिशु है उसकी विकृत वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। और ये जो बच्चे हैं इनमें वामनता में देखने को मिलेगी। ये बच्चे बौने होंगे, मंदबुद्धि होंगे और मूक बधिरता देखने को मिलेगी हमें। और साथ ही साथ में ये बंदे भी होंगे। बंदे क्यों होंगे भाई? बिकॉज थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो जननांगों के विकास के लिए भी आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर थायरोक्सिन की क्या है कमी, जिसकी वजह से जननांगों का क्या हुआ है, अल्प विकास हुआ है। तो अल्प विकास के कारण ये बंदे भी होंगे। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन जो है अगर इसका अधिक स्रावण अगर हो जाए तो उसकी वजह से क्या कौन से रोग होंगे। अधिक श्रावण को अपन बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। तो इसमें जो रोग हमें देखने को मिलता है उसको बोला जाता है ग्रेव रोग, या फिर इसको अपन एक्सोप्थेल्मिक रोग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बेसडाउ रोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है पॉइंट है यहाँ पर ये कि ये जो रोग है इसको हम लोग स्व प्रतिरक्षा रोग भी बोलेंगे। यानी कि इसमें हमारे शरीर की जो खुद की जो इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडी है, वो थायराइड ग्लैंड जो है इन्हीं के विपरीत काम करने लग जाती हैं। और इसको हम लोग एक्सोप्थेल्मिक गोइटर रोग भी बोलते हैं। इससे पहले जो अपन ने रोग बोला था जिसमें कि थायरोक्सिन की कमी थी, जिसको अपन ने घेंगा रोग बोला था, जिसको अपन ने सामान्य गोइटर या फिर सामान्य घेंगा रोग कहा था। ठीक है, जबकि इसको हम लोग बोल देंगे क्या, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। तो ये याद रखना। अब इसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर क्यों कहा जाता है, ये जो डायग्राम इसमें आप देखिए महिला की जो ये आंखें हैं ये देखो बिल्कुल बाहर निकली हुई हैं। ठीक है, तो एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ और ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या होता है, आंखें, यानी कि आंखें जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई होंगी। और गोइटर इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो हमारे पास में जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर क्या होगा, वो उनका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में इसके अंदर जो पर्सन होगा उसका वजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिकॉज थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण ज़्यादा हुआ है, और स्रावण ज़्यादा होता है तो शरीर का जो बीएमआर है वो बढ़ जाता है, और बीएमआर बढ़ने की वजह से उपापचय की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वजन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अगला जो हमारा पास में हार्मोन है वो कौन सा है भाई, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये पैरापुटकीय कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जिनको पैराफोलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स भी बोल सकते हैं। ओके, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये आयोडीन रहित हार्मोन है और ये एक प्रोटीन हार्मोन है। और साथ ही साथ में इम्पोर्टेंटली याद रखना आपको कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो कि एक हार्मोन स्रावित करते हैं जिसको बोलते हैं पैराथॉर्मोन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा जाता है पीटीएच। तो ये जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है उसके विपरीत काम करता है। अब विपरीत काम कैसे करेगा भाई, देखिए जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है इसका काम है हड्डियों में कैल्शियम के जमाव को बढ़ाना। ठीक है, अब ये हड्डियों में कैल्शियम के जमाव को कैसे बढ़ाएगा भाई, जैसे ये हमारा क्या है, ब्लड, और ये है हमारी बोन। तो अगर बोन में क्या होगी भाई, कैल्शियम की अगर कमी होगी तो ये ब्लड जो है वहां से कैल्शियम को कहाँ लेके जाएगा, बोन के अंदर। कौन लेके जाएगा भाई, ये भाई कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, लेकिन जो पीटीएच हार्मोन है, जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है, ये बोन से ब्लड के अंदर कैल्शियम को लेकर के आता है। यानी कि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, कौन, पीटीएच। जबकि कैल्सिटोनिन जो है वो क्या काम करता है, वो बोन्स में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो एक जो है बोन में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है, कौन, कैल्सिटोनिन, जबकि पैराथॉर्मोन जो है वो बोन में कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कैल्सिटोनिन जो है वो वर्सेज है किसके, पीटीएच के। और अगर मान लो कैल्सिटोनिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो हमारे जो हड्डियां हैं, हमारे जो दांत है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे। ओके, तो ये था किसके बारे में भाई, थायराइड ग्रंथि के बारे में। ओके, थैंक यू।